नमस्कार। आज सीखने जा रहे हैं हम पार्ट 1 से लगाकर पार्ट 4 तक सभी सही विकल्प, खाली स्थान और एक शब्द में उत्तर। तो पहला है सही विकल्प। क्या है कि 96 और 404 का एसए बताना है। तो जब भी इनका एसए पूछे तो डायरेक्ट क्या करना है, 96 और 404 का डायरेक्ट एसए निकाल लेना। ठीक है, तो किसके बारे में आ रहे दोनों, 4 के बारे में। तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4। अब 24 और 102 किसी के पाड़े में आते क्या, नहीं आते हैं। तो अपना एसएफ कौन बन जाएगा, 4 बन जाएगा। दूसरा है कि 12 और 15 का एसएफ बताओ। तो देखो डायरेक्ट इनका एसएफ निकाल लो, 12 और 15 किसके बारे में आ रहे हैं, 3 के बारे में। तो 3 चौक 12, तीनों पंजे 15। ये बताओ 4 और 5 किसके बारे में आते क्या, नहीं आते। तो अपना एसएफ कौन बनेगा, एसएफ बन जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और एलसीएम कितना, 8 है। एलसीएम 8 है तो एसएफ बताना। तो जब भी ऐसा बताए जाते हैं तो इसके लिए क्या करना है, तो दो संख्या गुणनफल कितना है, 32। इस 32 में किसका भाग दे देंगे, एलसीएम का भाग दे देंगे। एलसीएम कितना है, 8, 8 का भाग दे दो। तो 8 चौक 32। तो अपना एचसीएफ क्या बचा, बना एचसीएफ बन गया अपने पास 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 4 और 7 का एचसीएफ बताओ। तो ये बताओ कि 4 और 7 किसी के पहाड़े में आते क्या, किसी के पहाड़े में नहीं आते, इसलिए इनका एचसीएफ क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। संख्या 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बता। तो पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो किनका, 5, 15 और 20 का किसके बारे में आते हैं, 5 के। तो 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 चौक 20। अब ये 1 3 4 किसके बारे में आते क्या, नहीं आते। तो अपना एचसीएफ कौन बना, तो अपना एचसीएफ बना है 5। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 का और भाग दे दो। तो 1 में जाएगा नहीं, 3 एकम 3 और 4 में जाएगा नहीं। अब 4 का भाग दे दो, 1 1 और 4 एकम 4। अब इन सब का गुणा कर लो। तो 5 3 15 और 15 चौक 60। तो एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम आया अपने पास में 60। अब अपने को पूछ क्या रहा है, अपने उसे पूछ रहा है कि पहले लिखो ना एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो ऊपर पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे एलसीएम, फिर बट्टे में क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना, 5। तो 5 का 60 में भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार चला जाएगा। तो 12/1, इससे लिखेंगे 12:1। तो 12:1 कहाँ है, अपना ऑप्शन है डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। उसने पूछा कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो जो भी अभाज्य संख्या होती है, मतलब जो किसी के बारे में नहीं आती, कौन कौन, एक तो 2, 3, 5, 7। अगर इनके साथ अंडर रूट लगा हुआ है तो ये सभी क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो देखो अंडर रूट 2 भी है, अंडर रूट 3 भी है और अंडर रूट 5 भी है। तो ये उपयुक्त सभी अपरिमेय संख्या है। सातवें में भी ऐसे एलसीएम निकाल लेना, है ना। आठवां देखो, आठवां क्या है कि दो संख्या का गुणनफल 135 और एचसीएफ कितना, 3 है। तो जब भी दो संख्या का गुणनफल दे तो इसमें किसका भाग दे देना, इसमें एचसीएफ या एलसीएम जो भी दे उसका भाग दे दो। तो 3 का भाग दे देंगे। तो 3 चौक 12, तीनों पंजो 15। तो अपना एलसीएम कितना आया, 45। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नौवां सवाल है, देखो कि 17, 17, 23 और 28 का एच बताओ। ये बताओ कि 17, 23 और 28 किसी के पहाड़े में आते क्या, किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो इनका एच क्या बनेगा, इनका एच बन जाएगा 1। कितना बनेगा, 1। अगला है कि 11 और 13 इनका एच बताओ। तो 11 और 13 किसी के पहाड़े में आते क्या, नहीं आते। तो इनका एच क्या बनेगा, इनका एच बनेगा 1। 8, 9, 25 ऐसी संख्या ढूंढो जो सभी इन सभी के पहाड़े में आनी चाहिए। चलो इनका क्या पूछ रहा है, एलसीएम है। तो इनका एलसीएम निकालते हैं। किनका, 8, 9 और 25 का किसका भाग दे इसमें। वैसे तो किसी के पहाड़ी में आते ही नहीं है सभी, है ना। तो डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं अपन। तो 25 का गुणा कर लो, 25 का गुणा 8 में कर दो। तो 25 8 है 200 और 200 का गुणा किस में कर देंगे, 9 में। तो 2 9 18, मतलब 1800 क्या बन जाएगा, अपना एलसीएम बन जाएगा। अगला है कि
5 माइनस अंडर रूट 2 कौन सी संख्या है? तो ये जो है, देखो, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय, क्योंकि अंडर रूट 2 क्या है? अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 15 का तुम एलसीएम निकाल लेना, है ना। कैसे निकालना है? ऐसे निकाल लेना। ये 15 और 20 का, तो 5 का भाग दे दो। 5 3 15, 5 चौक 20। अब किसी बाड़े में नहीं आ रहा, गुणा कर लो। तो 4 3 12 और 12 पंजो 60। तो कौन सा आंसर हो जाए? ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि संख्या 8 9 25 का एचसीएफ बताना। तो ये बताओ कि 8 9 25 किसके पहाड़े में आते हैं? तो 8 9 और 25 किसी के पहाड़े में नहीं आते, इसलिए इनका एचसीएफ क्या बन जाएगा? 1। अंडर रूट 2 क्या है? तो अंडर रूट 2 क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय। अच्छा, ये बताओ कि 135 और 225 का एचसीएफ क्या बनेगा? तो इनका एचसीएफ ऐसे निकाल लेना। 135 और 225 का 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 दूना 10 और 5 7 35, 5 चौक 20 और पचंका 25। अब 9 27 और 45 किसके पहाड़े में आते हैं? 9 के पहाड़े में। तो 9 तीस 27, 9 पंजे 45। अब ये 3 और 5 किसी पहाड़े में नहीं आते, तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो 9 पंजे 45। इनका एचसीएफ क्या बन जाएगा? इनका एचसीएफ बन जाएगा 45। अगला है कि 3 अंडर रूट 2 एक संख्या है, तो अंडर रूट 2 की वजह से क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सत्य। अब हम सीखेंगे सत्य असत्य, है ना। पहला है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो ये एकदम सत्य है। अगला है कि प्रत्येक प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक नहीं होती है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है कि 15 और 21 का एलसीएम 105 होता है, तो इनका एलसीएम निकाल लेना कि 15 और 21 का क्या निकालना है? एलसीएम। 3 का भाग दे दो। तीनों पंजे 15, तीनों सात तो 21। अब पहाड़े में आ नहीं रहा, गुणा कर लो। तो 7 पंज 35 और 35 दिया कितना हो जाएगा? 105, जो कि बिल्कुल सत्य है। 1/√2 परिमेय संख्या क्या? तो √2 की वजह से क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाती, परिमेय नहीं अपरिमेय, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। अगला है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन सूत्र क्या पढ़ते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या पढ़ते हैं? एलसीएम गुणित एचसीएफ गुणित क्या पढ़ते हैं? एलसीएम पढ़ते अपन, ये पढ़ते अपन, तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला है कि 26 और 91 का एचसीएफ 13 होता है क्या? तो ये देखो कि 26 और 91 क्या 13 पहाड़े में आते हैं? तो आते हैं, इसलिए इनका एचसीएफ 13 होगा, ये भी सत्य है। अब जोड़ी मिलाना अपने को, तो जोड़ी में देखो क्या कह रहा है कि 306 और 657 का एचसीएफ। तो ये देखो 306 और 57 किसके बारे में आ सकते हैं? चलो पहला ये दूसरा देख लो कि अंडर रूट दो क्या होती है? तो अंडर रूट 2 होती है अपरिमेय संख्या। 9 और 27 का एलसीएम, तो 9 और 27 का अगर एलसीएम निकालने जाते हैं तो इनका एलसीएम कितना बनता है? 27 बनता है ना। तो उसी प्रकार 306 और 657 के एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। अगला है एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला है कि 94 और 404 का एचसीएफ अपनों ने आगे भी निकाला हुआ, पहले निकाला हुआ है। अच्छा, इनका एचसीएफ कितना बनेगा? तो इनका एचसीएफ निकाल लो। चलो, किसका निकालेंगे? 94 और 404 का। 94 और 404 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो 2 का भाग दे दो। 2 चौक 8 और 2 सत्ती 14, 4 एकम सॉरी 2 दूना
4 0 और 1 मिनट 94 और किसका निकालना है 404 का एचसीएफ निकालना है। तो 2 का भाग देते हैं, 2 चौक 8 और 2 सत्ती 14, 2 दूना 4 0 और 2 दूना 4। अब देखो 47 किसी के पहाड़े में नहीं, ये एक अभाज्य संख्या होती है, तो इनका एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ बन जाएगा 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। अगला देखो कि 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 156 के क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते, ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालते। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, 2 का भाग दे दो, 2 7 14, 2 8 16, 2 का भाग देंगे, 2 3 6, कितना बचा 1, 2 9 18, 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3 और 3 3 9, 13 भाग दे दें तो 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 2। 2 कितनी बार है 2 बार, तो चाहो तो 2 के घात 2 लिख देंगे, गुणित 3 गुणित 13, ये इसकी क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड आ गए। अगला है कि दो प्राकृत संख्या के लिए एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम का संबंध क्या है। तो सूत्र अभी जो लिखा था भाई क्या है, होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ये लिखना है इसके लिए। अगला है अपने पास कि 6 12 और 30 का एलसीएम बताना है। तो 6 12 और 30 इनका एलसीएम निकाल लो, 6 का भाग दे दो, 6 कम 6, 6 दून 12 और 6 5 30। अब इन सबका गुणा कर लो, तो 5 दूना 10, 10 से कम 10 और 10 छंग 60। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 60। क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हाँ √5 एक क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही है। अगला है कि संख्या 8 9 और 25 का इससे बताओ। तो ये बताओ कि 8 9 25 किसी के पहाड़े में आते क्या, ऐसी कौन सी संख्या नहीं जो 8 9 और 25 का भाग चला जाए। तो इनका एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ बन जाएगा 1। 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 5005 की क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 5005 किसका भाग दे देते हैं, 5 का भाग दे दो। तो 5 का भाग देना, 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5, 1001। अब 1001 में किसका भाग जाएगा, 1001 के लिए भाग देंगे तो 1001 में किसका भाग जाता है, तो इसमें 13 भाग दे देते हैं, किसका 13 का। तो 13 7 91, कितना बचा 9, 9 इसको एक को दे देंगे तो 91 हो जाए। तो 13 7 91 77, इसमें 7 का भाग दे दो, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब 11 भाग दे दें, 11 एकम 11। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 5 गुणित 13 गुणित 7 गुणित 11, इसकी क्या है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अगला है, अब अपना पार्ट 2 से आ जाते हैं सही विकल्प। तो सही विकल्प क्या है कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या बताना है, किसका मान बताना है अपने को, अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बट्टा ए होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। गलती से सी नंबर का ऑप्शन नहीं लगाना है क्योंकि सी में माइनस नहीं लगता, ये ध्यान रखना। अगला है कि अल्फा क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल बताना। तो योगफल का सूत्र क्या होता है माइनस बी बट्टा ए होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दूसरे में। तीसरा देखो कि एक रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यांक होगा। तो इसका शून्यांक क्या होगा, कट गया क्या, चलो मैं लिख देता हूँ। देखो इसका शून्यांक निकालना है तो क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे ए एक्स प्लस बी बराबर 0, है ना। बी को उधर भेजेंगे काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ए एक्स बराबर माइनस बी। अब एक्स का मान निकालना है तो ए को इधर भेज दो, तो माइनस बी ए कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे शून्यांक आ जाएगा।
अब आता है अपना सत्य सत्य, हाँ ये सत्य असत्य से आ गया कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। तो ये क्या है, एकदम गलत है। एन घात वाले बहुपद की अधिकतम एन शून्यंक होते हैं। एन घात वाले बहुपद की अधिकतम एन शून्यंक होते हैं। तो मान लिया जाए किसी घात 2 है तो उसमें शून्यंक कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। 3 घात है तो शून्यंक कितने बनेंगे, 3। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्यंक होते हैं। तो देखो द्विघात है, 2 घात वाले कितने शून्यंक बनेंगे, 2। ये भी सही है। यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ये होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती क्या, अब देखो 3 घात वाले की कितने, त्रिघात बहुपद में कितनी घात होगी, तो 3 घात होगी, ना कि 2 घात होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही जोड़ी देखते हैं। देखो सही जोड़ी में क्या है कि द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंकों का योग, योग का सूत्र क्या होता है, तो योग का सूत्र अपन जानते हैं कि माइनस बी बटा ए होता है। बहुपद दूसरा है कि बहुपद एक्स वर्ग प्लस 6x प्लस 9 के गुणनखंड, तो 9 के गुणनखंड क्या क्या इसके गुणनखंड क्या निकलेंगे, तो ये निकलेंगे x प्लस 1 और x प्लस 1 3, x प्लस 3 और x प्लस 3 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद कौन है, तो 3 घात वाला कौन नजर आ रहा है, तो देखो 3 घात वाला अपने को ये नजर आ रहा है, इसको मिला देंगे। रेखीय बहुपद कौन है, तो रेखीय बहुपद अपनों ने ऊपर भी निकाला हुआ था, ये रेखीय बहुपद होता है। द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंक गुणनफल का सूत्र क्या होता है, सी बटा ए होता है, जो ये हो जाएगा। ये जोड़ी मिला दी। अगला एक शब्द में उत्तर देना है। एक शब्द में देखो कि रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, तो रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, 3 होती है। अगला कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, तो पी एक्स के शून्यंकों की संख्या लिखिए। अब देखो ये ग्राफ इस एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो इसके शून्यंक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगले पार्ट से आ चुका है। देखो ये सही जोड़ी है, हालांकि इसमें ए नंबर का ऑप्शन मिट चुका है। तो देखते हैं कि दो चरों में रेखीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो रेखीय समीकरण का व्यापक रूप क्या है, मैं यहाँ मिट चुका है, मैं लिख देता हूँ। उसका रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये होती है अपने पास रेखीय समीकरण। तो इसका ऑप्शन ये होगा। यहाँ देखो यहाँ बराबर है और यहाँ बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई हल नहीं है। तो इसका कौन होगा, तो इसका हो जाएगा ये समीकरण दे रखी और यहाँ लिखा हुआ उसने कोई हल नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो चौथा क्या है, ये रेखीय समीकरण दे रखी और इस सूत्र में देखो यहाँ भी बराबर है, यहाँ बराबर है। तो जब दोनों जगह बराबर हो जाता है तो इसका अर्थ होता है कि इसके अनेक व अनंत हल होंगे। तो अब इसने ऑप्शन में क्या दे रखा, तो निकाय द्वारा रेखाएं निरूपित रेखाएं समपाती है। तो बराबर में जब दोनों जगह बराबर हो तो उसमें रेखा क्या होगी, रेखाएं समपाती होती है। ठीक है, इसमें क्या करना है, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 रख दो। तो देखो अगर इस x की जगह मैं 0 लिख दूंगा तो ये तो 0 हो गया। क्या बचा अपने पास, 2y प्लस 3, 3 को बराबर से इधर भेजेंगे, का हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 2y बराबर माइनस का 3। और y का मान निकालना तो कहाँ चले जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो y बराबर क्या लिखेंगे, -3/2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा अपना, ये चौथे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि एक शब्द में उत्तर देना है कि दो चरों में रेखीय समीकरण का मानक रूप क्या होगा। तो दो चरों में रेखीय समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप ये होता है, क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई है ना प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। ये रेखीय समीकरण का मानक रूप है। अगला है कि रेखीय समीकरण
y बराबर एम एक्स प्लस 3 में यदि x बराबर -2 और y बराबर 5 रखे तो m का मान बताओ। तो देखो y की जगह क्या लिखना है, तो y की जगह अपन लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे, 5 बराबर m गुणित x की जगह क्या लिखना है, -2 प्लस 3। देखो 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 3 घटा लेंगे, कितना बचेगा 2 बराबर एम का मान ज्ञात करना। तो ये 2 को क्या ले आते हैं, बट्टे में ले आते हैं, -2 बट्टे में आ गया, बराबर में कौन बच गया एम। 2 से 2 काटेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो एम का मान क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा। अगला है कि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये। तो इसे रेखित समीकरण में कैसे लिखेंगे, तो 2 संतरे, तो 2 संतरे को क्या लिखेंगे, 2x प्लस कितने सेब है, 5 संतरे, तो 5 सेब, तो 5y, तो 2 सेब, 2 संतरे और 5 सेब को जोड़ेंगे तो कितना रुपये आएगा, 70। ये इसका समीकरण बन जाएगा। सवाल आ चुका। अगला देखो, अगले पार्ट से क्या है। पहला है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो विविध कर, तो समीकरण में विविध कर का मान बताओ। क्या कह रहा है, मूल कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, मतलब मूल अगर एक जैसे है, मूल कैसे होने चाहिए, समान है। तो जब मूल समान कब होगा, जब डी का मान मतलब विविध कर का मान क्या होगा, बराबर होगा, 0 के क्या होना चाहिए, बराबर, तो मूल समान होंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर का। अगला देखो कि एक्स वर्ग प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 में मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसमें मूलों की प्रकृति निकालने के लिए विविध कर का सूत्र लगाएंगे। तो विविध कर का सूत्र क्या होता है, बी वर्ग -4ac होता है, बराबर 0 कर दो अभी, तो जब 0 का मान जो भी आएगा वो लिख देंगे। 1 मिनट, बराबर हटा दो अभी, ठीक है। तो बी की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 1 का वर्ग करेंगे, -4 गुणित ए का मान क्या है 1 गुणित सी का मान क्या है -1। हल कर लो इसे, तो 1 का वर्ग तो 1 माइनस इनका गुणा करो, तो 4 का गुणा 1 में 4, 1 कम 4, और 4 का गुणा -1 में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 1 और 4 को जोड़ेंगे क्या होगा, 5। अब देखो मतलब अपने को डी का मान क्या मिला, डी का मान मिला है अपने को 5। अब जब 5 मिला है यानी कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, ये ध्यान रखना। अगर डी का मान 0 मिलता तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होते। अगर डी का मान माइनस में आता तो मूल कैसे होते, मूल कोई मूल वास्तविक नहीं, ये आ जाता। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का। अगला है कि किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। क्या कह रहा है, द्विघात, द्विघात में कितनी घात होगी, 2 घात। द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में विविध कर होगा। विविध कर का सूत्र क्या है, तो अपन सभी जानते हैं कि विविध कर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी वर्ग -4ac होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, मतलब किसके मूल वास्तविक होंगे। तो इनके मूल वास्तविक के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, या तो इन सभी के मान निकालने पड़ते हैं। देखो छठा है कि द्विघात समीकरण 2x वर्ग -7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसके टुकड़े करना है, मतलब 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूना कितना होगा, ये हो जाएगा अपने पास 12, और 12 के टुकड़े करेंगे तो 12 किसके बारे में आते हैं, 3 के बारे में, 3 चौक 12। तो इसके लिए क्या टुकड़े लिखेंगे, 2x वर्ग माइनस 3x माइनस 4x प्लस 6, दोनों में कॉमन निकालो तो क्या कॉमन मिलेगा, दोनों में x कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा अपने पास 2x माइनस 3, और यहाँ क्या कॉमन निकालो माइनस, और दोनों 2 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2x, 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो -3 बच जाएगा। ये दोनों कोष्ठक मिल चुके हैं इसलिए कॉमन निकाल लो।
तो 2x माइनस 3 और क्या बचा, अपने पास बच गया है x माइनस 2 बराबर 0 ले लो। अब इनका मान निकालेंगे तो x का मान इस कोष्टक से क्या निकलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस कोष्टक से निकल जाएगा 3/2 और इस कोष्टक से क्या निकलेगा, x का मान इससे निकल जाएगा 2, यानी अपने पास ये दो मूल होंगे, 3/2 और 2। कौन सा ऑप्शन होगा, तो 3/2 और 2 अपना ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। सातवां है कि निम्न में से कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है, नहीं है ना, वर्ग समीकरण नहीं। तो देखो इसमें जो है कौन सी नहीं होगी, तो ये वर्ग समीकरण नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो इस x के भी वर्ग हो जाएगा, है ना, और बराबर से इधर भी क्या है, वर्ग है, तो ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं होगी, है ना, ये ध्यान रख लेना। अगला है, देखो क्या है, अब एक शब्द में उत्तर देना है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान है, तो समीकरण में विविधकर का सूत्र क्या होगा, जब वास्तविक समान होता है तब विविधकर का सूत्र होता है बी वर्ग माइनस 4ac बराबर लगता है 0 के, है ना, इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं डी बराबर 0। अगला कि यदि किसी द्विघात समीकरण में विविधकर का मान ऋणात्मक हो, विविधकर का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक, तो मूल की प्रकृति कैसी, जब भी ऋणात्मक आएगा तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो मूलों की प्रकृति होगी यानी कि कोई मूल नहीं होगा, क्या लिखेंगे, कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, ये लिखना है। अगला है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान धनात्मक है, मतलब धन का है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो धनात्मक होगा, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, एक तो होगी वास्तविक और कैसी होगी, असमान लिखना, असमान, असमान या भिन्न होगी, ये ध्यान रखना, समान नहीं लिखना, असमान लिखना है। अगला है क्या है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखे, तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हो जाता है। अगला है कि द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर का सूत्र लिखिए। तो अभी अपनों ने लिखा था कि विविधकर का सूत्र क्या होता है, तो विविधकर का सूत्र होता है बी वर्ग माइनस 4ac बराबर 0, या बराबर में 0 लगाने की जरूरत नहीं है, या डी बराबर लिख सकते हैं, ये विविधकर का क्या है, सूत्र है। वर्ग समीकरण एक्स वर्ग प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात करो। तो मूलों का योग का सूत्र क्या होता है, तो मूलों का योग का सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। तो देखो बी का मान क्या है, तो बी का मान है 4, तो लिखेंगे -4, और ए का मान क्या है, ए का मान यह कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका मूलों का योग का सूत्र क्या हो जाएगा, मूलों का योग क्या होगा, -4 हो जाएगा। अगला है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है, सी बट्टा ए, तो सी का मान क्या है, देखो इसमें सी का मान क्या है 6, और ए का मान कौन है, ए का मान है 2, तो काट दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 आ जाएगा आंसर। अगला है 10वां के समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो क्या कहलाता है, जब 2 घात होगा तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलते हैं। अगला है कि क्या एक्स 2x वर्ग प्लस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 1 बराबर 0 का एक द्विघात समीकरण है, तो देखो इसकी घात कितनी लग रही है, 2 घात लग रही है, इसलिए द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण 2x वर्ग माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, तो इसके मूल अपनों ने पहले भी निकाल लिया थे, क्या निकाले थे अपनों ने, 6 दूना 12, चलो इसके मूल छोड़ दो।
मूल निकाल लेना, अभी जो गुणनखंड विधि से निकाल लेना। अगला है कि वर्ग समीकरण एक्स वर्ग प्लस सी एक्स प्लस बी बराबर शून्य में मूलों का योग क्या है। तो मूलों का योग का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अब देखो माइनस बी की जगह कौन बैठा है, तो बी की जगह बैठा है यहाँ पर सी, और ए का मान क्या है, एक, तो एक यानी क्या हो जाएगा, माइनस सी आंसर आ जाएगा। सत्य असत्य बताना है कि एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, दो। कितने मूल होते हैं, दो होते हैं। अब वो कह रहे हैं एक से अधिक, तो दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, चार भी हो सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है, देखो इसमें को हल करते हैं। तो कह रहा है कि इसके मूल शून्य और माइनस एक होगा क्या, तो देखो क्या होगा इसमें। तो पहले अपन एक्स बराबर तो क्या लिख सकते हैं, शून्य। इस बाहर वाले एक्स के बराबर तो शून्य हो जाएगा। लेकिन जब ये कोष्ठक वाला हल करेंगे, माइनस एक बराबर शून्य, तो ये एक इधर जाएगा तो कई का हो जाएगा, ये प्लस का एक हो जाएगा, और एक ही हो गया। तो क्या है, दोनों मिल रहा है कि यहाँ माइनस का, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है कि समीकरण एक्स वर्ग माइनस चार एक्स प्लस चार बराबर शून्य के मूल समान है। मूल कब समान होंगे, जब विविध कर का सूत्र लगाना, बी वर्ग माइनस फोर ए सी बराबर क्या लिखना है, शून्य। बी का मान क्या है, माइनस चार, तो माइनस चार का होल वर्ग लगा दो, फिर माइनस चार। ए का मान क्या है, एक, गुणित सी का मान क्या है, चार बराबर शून्य। तो चार का वर्ग कितना होगा, 16। यहाँ आ जाएगा माइनस चार चौक 16, चार चौक 16 बराबर शून्य। 16 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, शून्य बराबर शून्य, है ना। तो ये क्या है, ये इसके मूल कैसे हैं, समान है। जब शून्य बराबर शून्य आ जाता है, यानी कि विविधकर बराबर शून्य आ जाएगा, तो मूल समान हो जाएंगे। अगला है ए एक्स प्लस बी बराबर शून्य एक द्विघात समीकरण। क्या इसमें दो घात नजर आ रही, क्या नहीं आ रही, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है कि वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है। तो वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात, वर्ग समीकरण बोला ना, तो वर्ग समीकरण में कितनी होगी, दो घात होगी, कुछ भी थोड़ी होगी क्या, इसलिए गलत। छठा है कि एक्स वर्ग माइनस एक बराबर शून्य में एक्स का मान शून्य और एक होगा क्या, तो इसमें एक्स का मान शून्य और एक, तो देखो शून्य और एक नहीं होगा, क्योंकि एक्स वर्ग माइनस एक बराबर शून्य। एक को इधर भेजेंगे कई का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, और वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, इसके अंडर रूट लग जाएगा, तो एक्स बराबर अंडर रूट का एक, ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का हो सकता है। अब यहाँ शून्य भी बोला, तो क्या शून्य है, क्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सातवां है कि जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो वियोतकर का मान शून्य होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बराबर में शून्य, तो ये सही है। वर्ग समीकरण दो एक्स वर्ग प्लस चार एक्स प्लस छः बराबर शून्य के मूलों का योग दो है क्या, तो मूलों का योग का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। देखो माइनस बी का मान क्या है, बी का मान है चार, और ए का मान क्या है, दो, तो काट दो, कितना आ जाएगा, दो, माइनस दो आ जाएगा। तो क्या माइनस दो है क्या, यहाँ प्लस का दो है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला वर्ग समीकरण ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य में सूत्र विधि गणितज्ञ पाइथागोरस द्वारा की गई है क्या, नहीं। यह सूत्र विधि किसके द्वारा दी गई, श्रीधराचार्य द्वारा दी गई है, पाइथागोरस द्वारा नहीं दी गई, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं क्या, तो वर्ग समीकरण के अनेक हल नहीं होते, इसलिए गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है कि जब डी का मान शून्य से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होते हैं क्या, हाँ, तो मूल वास्तविक भी होंगे, और कैसे होंगे, असमान होंगे। ये ध्यान रखना अपने, मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। अब आगे देखो, अच्छा अपनों ने सही विकल्प तो अब आए हैं। अगला है कि अच्छा पार्ट 5 शुरू हो गया अपना। एपी दे रखा है कि एपी दो, तीन बट्टा दो, एक बट्टा दो, माइनस एक बट्टा दो, और माइनस तीन बट्टा दो में ए पद और सार्वंतर पद। ए पद मतलब ए का मान बताना है, पहला पद बताना है, और क्या बताना है, डी बताना है, सार्वंतर बताना है।
तो पहला पद कौन है? तो पहला पद है 3/2। 3/2 कहाँ कहाँ है? तो देखो यहाँ माइनस है इसलिए तो गलत हो गया, यहाँ माइनस है इसलिए ये तो गलत हो गया, इन दोनों में होगा। अब डी का मान कैसे निकालते हैं? तो डी के मान के लिए क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। तो 1/2 में से क्या घटाना है? 3/2 को घटा दो। तो इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ गया 2। अब इन्हें घटाओ। तो 3 में से 1 चला गया तो कितना बचा? ये बच जाएगा अपने पास -2। 2 से 2 काट देंगे, क्या आएगा? -1। डी का मान क्या है? -1। अब -1 कहाँ कहाँ है इन दोनों में? यहाँ प्लस का है। डी नंबर वाले ऑप्शन में प्लस का है इसलिए गलत हो गया, इसलिए अपना ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि एपी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करो। कितने नंबर का बताना है? 30वें नंबर का। तो ए 30वें नंबर का अपने को पद बताना है, तो क्या लिखेंगे? पहला पद क्या है? पहला पद है अपने पास 10 प्लस, देखो 30 में से 1 घटा लो, कितना बच आया? 29 गुणित डिफरेंस। डिफरेंस कितने का? अपने 7 में से 10 को घटाएं, कितना आएगा? 3। का आएगा? माइनस का, तो -3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ना इसको। तो 30 गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 29 का गुणा 3 में करो। अगर 30 का बाड़ा बोलते हैं तो 30 × 90, 90 में 3 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 87। 87 का आया? माइनस का। अब 87 में से 10 घटा लो, कितना आ जाएगा? 77। 77 का आएगा? माइनस का। माइनस का 77 कौन सा ऑप्शन में है? तो अपने सी नंबर वाले ऑप्शन में है। अगला है AP -3 -1/2 और 2 का 11वां पद बताओ। तो 11वां पद के लिए या तो सूत्र लिख लो कि A11 बराबर, पहले लिखेंगे अपन A प्लस 11वां 11 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा? 10 डी लिख दो। ठीक है। अब देखो पहला पद क्या है अपने पास? पहला पद है अपने पास -3 प्लस 10 गुणित डी का मान के लिए क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाएं। तो दूसरा पद क्या है? -1/2। अब इसमें से घटाना है, क्या घटाना है? इसमें से घटाना -3, है ना। दोनों चिन्ह साथ में लेते इसलिए कोष्टक लगा देंगे। -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया? +3। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। तो -1, 2 का गुणा 3 में करो, कितना आ जाएगा? 6/2। 6 में से गया तो कितना आया? 5/2, यानी डी का मान क्या आया? 5/2। हल कर लो इसे। 2 से 5 को 10 को काट दो, कितनी बार गया? 5 बार। 5 और 5 के गुणा कर लो, तो -3 पचंगा 25। अब इन्हें हल कर लेते हैं। तो 25 में से 3 गया, कितना बचा? तो ये बच जाएगा 22। 22 का आएगा? प्लस का, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना बी नंबर का। अगला है कि 3, 6, 9 का कौन सा पद 27वां है? मतलब इसमें क्या नंबर बताना अपने को कि किस नंबर का पद 27 है। तो सूत्र लिखेंगे, देखो सूत्र क्या होता है? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D, ये लिखते अपन, है ना। तो AN का मान तो क्या हो गया? 27 बराबर, पहला पद क्या है? पहला पद है अपने पास 3 प्लस नंबर का नहीं याद है -1, और डी का मान क्या है? तो देखो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। हल कर लो। 3 को इधर लाओ, का होगा? माइनस का। तो 27 में से 3 चले गए, कितना बच जाएगा? 24। इस 3 को इधर ला रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा और घट जाएगा। इधर देखो 3 का अंदर कोष्टक के अंदर गुणा कर लो, तो 3n हो जाएगा, है ना। और 3n, 3 का 1 में गुणा करें तो -3। इस -3 को इधर लाएंगे तो का हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। तो 24 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 27। अब इस 3 को इधर लाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? बट्टे में। इधर कौन बच गया? n। 3 से 27 काटेंगे, कितने बार जाएगा? 9 बार। तो n का मान कितना मिला? 9, मतलब ये 9वां पद है। कितने नंबर का पद है? 9वां नंबर का पद है। सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि -5/2 0 5/2 का 11वां पद बताओ। तो देखो 11वां पद बताना है तो A11 बराबर, पहला पद प्लस 11 में से 1 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 10। तो 10 डी लिख दो डायरेक्ट ही, है ना। अब देखो पहला पद कौन है? पहला पद है अपने पास -5 प्लस 10
डी का मान के लिए क्या करेंगे, इस पद में दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे या एक काम करो, तीसरे पद में से पहला पद घटा लो। तो तीसरा पद क्या है, 0, और दूसरा पद क्या है, इसको घटाना है। दूसरा पद कौन है, -5/2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। तो अपना डी का मान क्या निकला, प्लस का 5/2 निकला। अब इसे हल कर लो। तो -5, 2 से इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 और 5 का गुणा करें कितना आ जाएगा, 25। अब इसे हल कर लो। तो 25 में से 5 गए, कितना बचा, तो ये बच जाएगा 20, है ना। तो आंसर आ गया अपना बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। समांतर श्रेणी में क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर, मतलब डी का मान बताना। तो डी का मान के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाना। तो देखो डी बराबर दूसरा पद क्या है, 4, 4 में से क्या घटाना, 6 घटाना, कितना आएगा, -2। आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अगला है कि 2, 5, 8 का पांचवा पद बताओ। तो पांचवें पद के लिए क्या करना है, देखो पहला पद क्या है, ए 5 बराबर पहला पद है अपने पास 2 प्लस 5 में से 1 घटा लें, कितना आ जाएगा, 4, गुणित डी का मान के लिए क्या करो, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। तो 5 में से 2 गया, कितना आया, 3। तो देखो इनका गुणा कर लो, कितना होगा, 12, और 12 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 14। आठवां है, आठवां क्या है कि किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 है और सार्वंतर 2 है, तो प्रथम 4 पद लिखो। देखो ए का मान क्या है, ए का मान है आपके पास 7, और डी का मान क्या है, डी का मान है -2, और 4 और पद लिखना है। तो क्या करना है, देखो 7 है ना, 7 में ये 2 जोड़ना है। जब ये इधर बढ़ना है, इधर बढ़ना है, इधर बढ़ते हुए जाना है, तो जोड़ते हुए जाओ। तो 7 में -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि घट जाएगा। 5 में -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा अपने पास 3। 3 में -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 1, और 1 में -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 में -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये घट जाएगा ना तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब -1 में ये जोड़ना है, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो क्या आएगा, -3 हो जाएगा। -3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -5 हो जाएगा। इस तरह से इसकी एपी बनती जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है अपने पास, अपना पास ए नंबर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगला है कि समांतर श्रेणी में ए बराबर 28, डी बराबर -4, एन बराबर 7 है, तो A7 ज्ञात करना है। तो देखो A7 बराबर, सूत्र क्या लिखते हैं अपन, सूत्र लिखते हैं A+N-1 और डी, ये सूत्र लिखते हैं। A7 ज्ञात करना, तो A7 बराबर पहला पद क्या है, 28, प्लस नंबर नंबर दिया अपने को 7 -1, और डी का मान कितना दिया, -4। पहले क्या करो, हल कर लो इनको। तो देखो ये 28, 7 में से 1 गया, कितना आया, 6, 6 का गुणा 4 में गया, तो 6 चौक 24, 24 का एक आ जाएगा माइनस का, 28 में से 24 गए, क्या बचा, 4, 4 का क्या बचा, प्लस का। कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अगला है कि श्रेणी 3, 1, -1, -3 का प्रथम पद और सार्वंतर बताओ। तो प्रथम पद तो कौन हो गया, 3 हो गया। सार्वंतर के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद क्या है, 1, और 1 में से क्या घटाना है, 3 घटाना है, तो क्या आएगा, -2। तो 3 और 2 किस में नज़र आए, 3 और 2 इसमें नज़र आए, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करो। तो 3 के गुणज, 3 के गुणज का मतलब होता है कि पहाड़ा बोल लो। 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 5 बार। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तीनों पंजो 15, है ना। इनका क्या कर लो, योग कर लो। तो योग कर लो डायरेक्ट ही, 3 और 6 9, 9 9 18, और 18 में 12 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 30, 30 में 15 मिला दो, कितना हो जाएगा, 45। तो ये नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11 और 14 का 10वां पद बताओ। तो 10वें पद के लिए क्या लिखना है, देखो पहले लिखेंगे अपन 1,
पहला लिखेंगे अपन ए प्लस 10वें पद के लिए 10 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा 9D, है ना। इस सूत्र मान रख दो। तो पहला पद है अपने पास 5 प्लस 9D का मान के लिए क्या करना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। तो 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, हल कर लो। तो 9 3 27 और 27 में 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 27 में 5 जोड़ दिया तो 32। इसी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो, है ना। सार्वंतर ज्ञात करना है। ये तो बहुत बड़ा सवाल होगा, इसलिए इसे छोड़ दो। अगला देखो, खाली स्थान है कि समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, 1 माइनस 1/2 और माइनस 3/2 में सार्वंतर डी का मान बताओ। तो डी के मान के लिए क्या करते हैं अपन, दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है 1/2, इसमें से क्या घटाना है 3/2 घटाना है। तो देखो भिन्न में अपन एलसीएम लेते हैं, तो नीचे 2 है 2 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2। अब इन्हें घटा लो, या 1 माइनस 3, 3 में से 1 गया तो कितना आया -2/2, 2 से 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा -1। इसका आंसर आ गया -1। देखो 8वां है कि समांतर श्रेणी 3/√5 और 4/√5 और 5 का सार्वंतर ज्ञात करो। तो देखो सार्वंतर के लिए क्या करना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है अपने पास 4/5 और पहला पद क्या है 3/√5। तो इनका एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम बनेगा √5, है ना। और ऊपर की संख्या ऐसे कैसे लिख देंगे। अब 4 में से 3 गया तो कितना आया 1/√5, इनका डिफरेंस कितना आया 1/√5 आ जाएगा। अगला है 9वां कि श्रेणी में 2 5 8 और 11 का 8वां पद बताना है। 8वें पद के लिए क्या करना है, पहला सूत्र लिख लो ए प्लस 8वें में से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा 7D आ जाएगा, है ना। पहला पद क्या है, पहला पद है अपने पास 2 प्लस 7, डिफरेंस मतलब डी का मान कितना है, तो इनको घटा दो, 5 में से 2 गया तो 3, हल कर लो। 3 और 7 तो 21 और 21 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 23। तो इसका आंसर आ जाएगा 23। सार्वंतर 2/2 कामा 2/2 0 का अगला पद क्या है। तो देखो पहले इनका डिफरेंस निकालो। तो √2 में से √2 में से क्या घटाना है, 2/2 को घटाना है, क्योंकि दूसरे पद में से अपन पहला पद घटाते हैं। तो घटाओ, तो देखो इसके आगे कुछ नहीं तो कितना 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो डिफरेंस कितना निकला, डिफरेंस निकला √2, कई का निकलेगा माइनस का, √2 निकला, कई का निकला माइनस का। अब √2 इनमें जोड़ते जाओ। तो देखो शून्य में √2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, शून्य में √2 जोड़ेंगे तो -√2 आ जाएगा। ये अगला पद हो गया। समांतर श्रेणी ए मतलब पहला पद कितना दिया 3 और एल मतलब लास्ट पद 15 है, तो 5 पदों का योग बताओ। कितने पदों का योग बताओ, 5 पदों का। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है SN बराबर नंबर n/2 और कोष्टक के अंदर लिखते हैं अपन पहला पद और लास्ट पद, ये लिखते हैं। तो देखो नंबर कितना है अपने पास, नंबर है अपने पास 5 पद बोल रहा हूँ, तो 5/2 कोष्टक के अंदर पहला पद क्या है, पहला पद है 3 प्लस लास्ट पद का मान क्या है 15, हल कर लो। तो देखो 5/2 है ना, छोटा लिख देता हूँ, 5/2, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हुआ 15 और 3 18, तो गुणित 18, 2 से 18 काट दो, कितनी बार गया 9 बार, 9 का गुणा 5 में 9 5 45, है ना। तो इनका योग कितना आ गया 45 आ जाएगा। समांतर श्रेणी में a बराबर -18 n बराबर 10, तो an 0 हो तो सार्वंतर d का मान ज्ञात करो। तो देखो सूत्र अपन क्या लिखते हैं, सूत्र अपन लिखते हैं an बराबर a प्लस n -1 और d लिखते हैं, है ना।
एन का मान क्या है 0 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान अपने पास कितना दे रखा है, ए का मान -18। तो ए का मान है अपने पास में -18 प्लस नंबर कितना दिया है, नंबर दिया उसने 10 -1 और डी का मान है क्या, डी का मान तो अपने को ज्ञात करना है। अब देखो 18 को इधर लाएंगे तो कई का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर 10 में से गया तो क्या हो जाएगा 9D, 9D 9 से 18 काट दें कितनी बार जाएगा 2 बार, तो डी का मान कितना आया, डी का मान आ जाएगा 2 बार, 2 आ जाएगा। अब ये जोड़ी आ गई है, क्या है कि व्यापक समांतर श्रेणी एपी है नहीं, तो एपी कौन हो रही है, तो एपी देखो एपी ये बन रही है बी नंबर में, ऐसी समांतर श्रेणी जिनमें पदों की संख्या सीमित हो, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। चलो अभी देखते हैं अगला, देखो समांतर श्रेणी, ये देखो चौथा क्या है, समांतर श्रेणी में एनवा पद, एनवा पद के लिए क्या करते हैं अपन, पद निकालने के लिए ये सूत्र लगाते हैं, योग ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, ये सूत्र लगाते हैं। अब देखो ऐसी समांतर श्रेणी जिनमें पदों की संख्या सीमित हो, पदों की संख्या सीमित है तो क्या लिखेंगे, परिमित समांतर श्रेणी, और पदों की संख्या असीमित है तो क्या लिखेंगे, अपरिमित समांतर श्रेणी लिख देंगे। एक शब्द में उत्तर देना है। अब इसमें 10वें पद का मान ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे पहला, तो देखो पहले लिखेंगे अपन ए प्लस 10वां पद है ना, तो 10 में से घटा दो कितना आ जाएगा 9D आ जाएगा। हल कर लो, पहला पद क्या है 2 प्लस 7 में से ये 9 गुणित 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, ये डी का मान आ गया। हल कर लो, कितना हुआ 9 पंजे 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 47। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा 47। इस तरह इसके पद भी निकाले लेना, और क्या, ये सार्वंतर मैंने बता रखे हैं। अब सत्य असत्य देखो लो, क्या कह रहा है कि -2 2 -2 2 फिर 2 एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना है अपने को, डिफरेंस निकालते जाना है। तो देखो पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तो 2 में से घटाना है, क्या घटाना है -2 घटाओ, तो दोनों चिन्ह साथ में लिखते हैं इसलिए कोष्ठक लगा दो, तो 2 + 2 और इनको हल करेंगे तो क्या आएगा 4। अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, तीसरा पद क्या है -2, इसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटाना है 2, प्लस का 2 घटाना है, तो दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 4। क्या दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। अगला देखो कि यदि ए बी सी एपी में बी बराबर एस सी है तो क्या है, ये तो अलग ही नाजन क्या पूछ रहा है। अगला है कि एपी 8 6 4 का छठा पद -2 है क्या, तो देखो छठा पद के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पहला पद प्लस छठे पद में से घटा दो कितना आ जाएगा 5D, ये डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूँ मैं है ना। पहला पद कौन है 8 + 5, डी के मान के लिए क्या करो दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तो 6 में से 2 घटाएंगे 8 घटाएंगे कितना आएगा -2 आ जाएगा। हल कर लो, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा -10, तो 8 - 10, 10 में से 8 गया तो कितना है -2, तो ये कह रहा -2 है क्या, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि -2 ही आंसर आ रहा है। अगला देखो क्या ये एपी है क्या, तो देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, का आएगा प्लस का, 4 में से 2 घटाओ कितना आएगा 2 आएगा, तो क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं है, इसलिए एपी नहीं है, ये माध्य वाले अपने चैप्टर में है नहीं, है ना। अच्छा अगला क्या है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो क्या योग का ये सूत्र होता है क्या, योगफल का, तो योगफल का ये सूत्र नहीं होता है, ये पद निकालने का सूत्र होता है। यदि 5/6 A4D समांतर श्रेणी है तो ए का मान 13/5 होगा, क्या कह रहा सवाल ना जाने क्या। चलो अगला है कि -5 -1 3 7 का सार्वंतर 6 होगा, तो देखते हैं।
तो सार्वंतर के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। तो -1 में से क्या घटाना है, क्या घटाना है, -5 घटाना है। दोनों चीज़ साथ में लिखते कोष्टक लगा दो। तो -1 माइनस माइनस प्लस 5 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का आएगा प्लस का। क्या सार्वंतर 4 है क्या, नहीं है, इसलिए गलत हो गया। अच्छा, ये बताना कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी के लिए क्या करो, देखो 5/2 में से 2 घटाते हैं। 5/2 में से क्या घटाना है, 2 घटाओ दूसरे पद में। एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आया, 2। 5 माइनस इस 2 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4। घटा लो, कितना है, 1/2। अगला चेक करो, 3 में से घटाना है। तो 3 माइनस क्या घटाना है, 5/2 घटाओ। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया, 2। इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5। 6 में से 5 गया तो कितना, 1/2। अब देखो दोनों जगह बराबर है, इसलिए क्या है, एपी है। अगला है कि समांतर श्रेणी के पदों का योग का ये सूत्र होता है क्या, बिल्कुल सही है, ये योग का सूत्र होता है। बस आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।